तो दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? अंक गणित के बारे में। अंक गणित से संबंधित पहले भी हमारे बहुत सारे एपिसोड्स आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। इसी चैनल पर मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी भी बहुत सारे एपिसोड्स आए हैं, करीबन 50 से अधिक एपिसोड्स हैं। इन एपिसोड्स को भी देखें। अभी अंक गणित में करीबन 200 एपिसोड आएंगे और 300 के आसपास एपिसोड मेंटल एबिलिटी में आएंगे। तो एक ही जगह एक ही चैनल पर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन में। ये देखिए क्या लिख रहा है। पक्षियों के एक झुंड के 1/4 पक्षी नदी के किनारे पर हैं तथा झुंड के 1/5 भाग के पक्षी अपने घोंसले में, बाकी बचे 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। घोंसले में कितने पक्षी? और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 40, 10, 18 और 8। अब चलिए, पक्षियों की कुल संख्या को इन्होंने 3 हिस्से में बांटा। एक हिस्सा कहाँ पर है? नदी के किनारे। दूसरा हिस्सा कहाँ पर है? 1/5 भाग वो अपने घोंसले में है। और तीसरा हिस्सा कहाँ पर है? यानी कि 22 पक्षी भोजन की तलाश में घूम रहे हैं। यानी कि 3 हिस्से में ये पक्षी का झुंड बटा हुआ है। अब चलो पहले 2 हिस्से को जोड़ लेते हैं। पहले हिस्से में क्या है? 1/4 यानी 1/4 नदी के किनारे है, तो लिख लिया 1/4। और 1/5 भाग पक्षी अपने घोंसले में है, तो लिख लिया 1/5। दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 20। 4 से 20 में भाग दिया तो 5, और 5 को 1 से गुना किया तो 5। 5 से 20 में भाग दिया तो 4, 4 को 1 से गुना किया तो 4, यानी 5 जोड़ 4/20 यानी कि 9/20। यानी पहले 2 हिस्से में, यानी कि जो पक्षी नदी के किनारे घूम रहे हैं और जो पक्षी अपने घोंसले में है, उनकी संख्या कितनी है? कुल संख्या का 9/20। तो कुल संख्या मान लेते हैं 1 है। तो शेष पक्षी यानी कि जो भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? 1 घटे 9/20 यानी कि 20 गुने 1 घटे 9/20 यानी 11/20। ठीक है, 20 घटे 9/20 यानी 11/20। यानी कि शेष पक्षियों की संख्या क्या है? 11/20। अब मान लेते हैं कि x इसका एक गुणक है, यानी कुल पक्षियों की संख्या x है। तो x का 11/20 क्या कर रहा है? यानी कुल पक्षियों का 11/20 क्या कर रहा है? भोजन की तलाश में घूम रहा है। तो x गुने 11/20 बराबर क्या हो गया? 22। यहाँ आप देख रहे हो x गुने 11/20 बराबर 22। तो 11 और x को गुना किया हमने, 11x आया, और 20 और 22 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आ गया तो क्या हो गया? 22 गुने 20, यानी कि 11x बराबर हो गया 22 गुने 20। तो x बराबर क्या हुआ? इसके बट्टे में 11 आ जाएगा, यानी कि 22 गुने 20/11। अब 11 से 22 को काटोगे तो 2 आएगा, और 2 से 20 को गुना करोगे तो 40 आएगा। यानी कि उस झुंड में कुल पक्षी कितने हैं? 40। अब इसका 1/4 है, 40 का 1/4 लोगे तो 10, यानी कि 10 पक्षी कहाँ टहल रहे हैं? नदी के किनारे। अच्छा, 22 पक्षी कहाँ है? भोजन की तलाश में। तो 22 और 10 क्या हुआ? 32। और 32 में से 40 में से 32 को घटा लोगे तो कितना बचा? 8। तो 8 पक्षी कहाँ होंगे? अपने घोंसले में। या तो ऐसे उत्तर निकाल लो, या फिर कुल का, यानी कि कुल पक्षी कितने हैं? 40, उसका 1/5 है घोंसला में, तो 40 का 1/5 कितना होगा? 8। यानी 40 गुने 1/5, और 5 से 40 को काटोगे तो 8 आएगा। तो आपका उत्तर क्या होगा? 8। यानी कि कितने पक्षी घोंसले में हैं? 8। तो हमारा उत्तर क्या होगा? डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदी तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये उसने व्यय किए, फिर इसको 1680 रुपया में बेच दिया। उसका प्रतिशत लाभ अथवा हानि क्या है? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। 12% लाभ, 20% हानि, 16.2/3% लाभ, या 20% लाभ। इन उत्तर विकल्प में से कौन सा हमारा उत्तर है? तो चलो प्रश्न के अनुसार हम लोग इसको हल करते हैं। कुल लागत कितनी होगी? यानी कि कुल लागत से मतलब क्या है? जितने में उसने उस मेज को खरीदा
और उसको ठीक करवाने पर जितना खर्च किया, इन दोनों का योग जो होगा वो कुल लागत होगा। तो कुल लागत क्या हुआ, 1200 रुपया में खरीदा और उसके मरम्मत पर उसने क्या किया, 200 रुपया खर्च किया। तो कुल लागत कितना हुआ, 1200 और जोड़ 200, तो कितने हो गए, 1400 रुपया। यानी कि उस मेज पर कुल लागत अमित की कितनी है, 1400 रुपये। और अमित ने उसको बेचा कितने में, 1680 रुपया। यानी कि 1400 में खरीदा और 1680 में बेचा। अब अधिक में बेचा तो क्या होगा, लाभ ही होगा ना। तो लाभ बराबर क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य यानी 1680 घटे लागत मूल्य, या आप क्रय मूल्य कह लो। लागत मूल्य क्या है, जो हम इन दोनों को जोड़कर हमने निकाला है, यानी 1400 रुपया। तो 1680 घटे 1400 बराबर 280, ये उसका लाभ है। ठीक है, तो लाभ अगर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत हमेशा लागत पर निकालते हैं कि 1 रुपया लगाने पर हमें कितना लाभ हुआ। यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बट्टे क्रय मूल्य या लागत मूल्य गुने 100। अब लाभ कितना है उसका, 280, और उसका लागत मूल्य क्या है, 1400 रुपया। तो लिख लिया 280 बट्टे 1400 और गुने 100, तो लिख लिया गुने 100। अब 280 से 1400 को काटोगे तो 280 गुने 5 बराबर 1400, 5 से कट जाएगा। अब 5 से इस 100 को काटोगे, यानी कि 100 बट्टे 5 बराबर क्या हो जाएगा, 5 से जब 100 को काटोगे तो कितना आएगा, 20। यानी कि अमित को लाभ हुआ और उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 20। तो हमारा उत्तर क्या होगा, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। एक वर्ग तथा आयत के परिमाप समान है। यदि वर्ग की भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं, 14 मीटर, 16 मीटर, 15 मीटर और 17 मीटर। यानी इनमें से कौन सा हमारा सही उत्तर है। तो चलो सबसे पहले हम प्रश्न को हल करते हैं। ये रहा, ये एक वर्ग है और ये एक आयत है। प्रश्न के हिसाब से कह रहा है कि वर्ग की एक भुजा कितनी है, 16 मीटर। तो इसकी चारों, आपको पता है वर्ग के चारों भुजा बराबर होते हैं, यानी कि इसके चारों भुजाओं की लंबाई 16 मीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई। अब आयत के बारे में बता रहा है कि उसकी लंबाई 18 मीटर है, तो उसकी चौड़ाई बताओ। अब आयत को आप कैसे जानते हो, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, यानी कि आयत की 2 लंबाई है, एक ये दोनों बराबर होंगे, और इसकी 2 चौड़ाई है, एक ये और एक ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि ये अगर 18 मीटर है तो ये भी कितना हुआ, 18 मीटर। ठीक है, अगले हिस्से में कह रहा है कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है। यानी कि परिमाप का मतलब हुआ वर्ग के चारों भुजाओं का योग, या आप कह सकते हो 4 गुने 1 भुजा की लंबाई। और इसका परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अब इसमें 2 भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 गुने ब्रैकेट शुरू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हमने लिख लिया वर्ग का परिमाप बराबर आयत का परिमाप। अब वर्ग का परिमाप क्या है, 4 गुने भुजा, और आयत का परिमाप क्या है, 2 ब्रैकेट शुरू लंबाई जोड़ चौड़ाई ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या है, 16, तो लिख लिया 4 गुने 16 बराबर 2, और गुने ये लंबाई क्या है, 18, और चौड़ाई तो हमें पता ही करना है, तो लिख दिया चौड़ाई। अब 16 गुने 4 बराबर 64। अब ये क्या होगा, इस ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो क्या होगा, 2 गुने 18, तो होगा कितना, 36, जोड़ ये भी हो जाए 2 गुने चौड़ाई, तो हमने लिख लिया 2 गुने चौड़ाई। यानी कि 64 बराबर 36 जोड़ 2 गुने चौड़ाई। अब 2 गुने चौड़ाई बराबर क्या होगा, इस 36 को अगर हम बराबर के इस साइड में लाएंगे तो क्या इसमें से घट जाएगा, यानी कि 64 घटे 36 बराबर 2 गुने चौड़ाई। अब 64 में से अगर आप 36 घटाओगे तो कितना आएगा, 28, तो 28 बराबर 2 गुने चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर 28 में 2 से हम भाग दे देंगे तो हमारी चौड़ाई निकल आएगी। तो 28 बट्टे 2 बराबर क्या हुआ, 14, 14 बराबर क्या हुआ, चौड़ाई। यानी कि इस आयत की चौड़ाई कितनी होगी, 14 मीटर। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए,
यदि एक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर गुने 11.25 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर है, यानी कि एक दीवार का सारा डायमेंशन दिया हुआ है, यानी उसकी लंबाई, ऊंचाई और उसकी मोटाई या चौड़ाई जो भी कह लो, और एक ईंट की लंबाई, मोटाई, चौड़ाई दी गई है और पूछ रहा है कि इस दीवार को, इस डायमेंशन वाले दीवार को बनाने में हमें कितनी ईंटें लगेगी। ठीक है, और ये विकल्प हमारा दिया गया है 640, 6400, 1380 और 7600। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो ईंटों की संख्या क्या होगी, यानी दीवार का जो आयतन है, आयतन, और एक ईंट का जो आयतन है, तो दीवार के कुल आयतन में अगर हम एक ईंट के आयतन से भाग दे दें तो हमें ईंटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब दीवार का आयतन हो या ईंट का आयतन हो, सूत्र एक ही होगा, फॉर्मूला एक ही होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, या चौड़ाई की जगह यहाँ पर हम मोटाई ले लेंगे या ऊंचाई की जगह हम मोटाई ले लेंगे। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बट्टे लंबाई गुने चौड़ाई, यानी ये ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है और ये दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है। अब ये देखो, एक कह रहा है 8 मीटर लंबा है तो लिख दिया 8 मीटर, गुने 6 मीटर ये ऊंचा है तो लिख दिया 6 मीटर, और गुने 22.5 सेंटीमीटर ये दीवार मोटी है तो लिख दिया 22.5 सेंटीमीटर। फिर हमने ईंट के डायमेंशंस लिखे। ईंट की लंबाई क्या है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई क्या है 11.25 सेंटीमीटर और मोटाई या ऊंचाई कितनी है 6 सेंटीमीटर तो लिख दिया। अब ये देखो, यहाँ पर कुछ इकाइयाँ सेंटीमीटर में है और कुछ मीटर में है। ठीक है, ये सारे सेंटीमीटर में है, इसमें 2 इकाइयाँ मीटर और 1 इकाई सेंटीमीटर में होना क्या चाहिए, इसकी भी सारी इकाइयाँ मीटर में और इसकी भी सारी इकाइयाँ मीटर में, या इसकी भी सारी इकाइयाँ सेंटीमीटर में जो कि है और इसकी भी सारी इकाइयाँ सेंटीमीटर में जो कि नहीं है। यहाँ देखो ये दोनों क्या है मीटर में है, तो हम मीटर को क्या करते हैं सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ठीक है, तो 8 मीटर को हमने क्या किया सेंटीमीटर में बदला। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो 8 मीटर में कितने 800, तो 6 मीटर में कितने 600, और ये तो पहले ही सेंटीमीटर में है तो लिख दिया हमने सीधे ऐसे ही। तो 800 गुने 600 गुने 22.5 वर्ग घन सेंटीमीटर किसका आयतन होगा, दीवार का, तो लिख दिया यहाँ पे। बट्टे में ये सारे सेंटीमीटर है, मैंने वैसे ही लिख दिया इसको 25 गुने 11.25 और गुने 6। अब देखो 11.25 से अगर हम 22.5 को काटे तो 2 से कट जाएगा, ये कट गया। ठीक है, अब 600 को हमने 6 से काटा तो 100 आ गया, और 800 को हमने 25 से काटा तो 32 आ गया। तो हमें ऊपर में क्या मिला 32 गुने 100 गुने 2 लिख दिया हमने यहाँ पे, 32 गुने 100 गुने 2। अब 32 और 2 बराबर 64 और 64 गुने 100 बराबर 6400, यानी कि इस बीमा वाले, यानी इस लंबाई, ऊंचाई और मोटाई वाली दीवार को बनाने में हमें कितने ईंट की जरूरत पड़ेगी 6400 ईंटों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमारा उत्तर क्या है सी। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।